जय हिंद दोस्तों, अखंड भारत में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है पाकिस्तानी मीडिया से लेकर के पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं ना, उसके अंदर एक खलबली सी मच चुकी है। क्योंकि यहाँ पर जो है ओवैसी ने इंडिया के अंदर कुछ ऐसे बयान दे दिए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खलबली मच चुकी है कि आखिर वो एक मुस्लिम होते हुए भी कुछ इस प्रकार का बयान क्यों देते हैं। उस बयान को मैं आप लोगों को वीडियो के जरिए ही दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर सारा कुछ बता दूं तो फाइनली भाई साहब वीडियो में कुछ मजा ही नहीं रह जाएगा। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ओवैसी ने मुस्लिम को एकजुट करने के लिए कुछ ऐसा किया है या फिर सच में वो देशभक्त हैं, वो तो आपको उसके कैरेक्टर से ही पता चलता होगा। और फाइनली वो जो है एक कट्टरपंथी भी है, तो इससे जो है थोड़ा सा मतलब डाउट होता है कि भाई साहब ये देश के हित में बोल रहे हैं या फिर मुस्लिम कैंडिडेट को जो है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसा बक रहे हैं, यानी कि बयान दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा भाई साहब माइंड आउट हो जाता है। तो देखते हैं वीडियो को, फाइनली फुल और फैंटेस्टिक होने वाला है और आप लोगों को पूरा मजा भी आएगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। और यहाँ पे जो पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा खलबली में है और उसके अंदर जो है ना थोड़ी सी वो चुल मची हुई रहती है कि इंडिया के अंदर जो भी चीजें होते हैं उसको कवर वो बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी जो है उसको कवर करके अपने न्यूज चैनल के ऊपर बहुत सारी चीजों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो है वो दिखाना चालू कर देते हैं। तो फाइनली इस बार जो है थोड़ा सा उसको झटका लगा है। तो देखते हैं वीडियो को और वीडियो का आनंद लेते हैं। और फाइनली वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ही चाहिए। नहीं सर, मेरा ख्याल है कि ये मैच चलते रहने चाहिए। कहीं ना कहीं से थोड़ी सी तो एक उम्मीद रहे कि कुछ बेहतर हो सकेगा। यहाँ पे ये भी बात सर बहुत चल रही थी, जो बीच में आप जानते हैं कि शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट किया गया और ड्रग केस था और सारा कुछ। तो यहाँ पे बड़ा सब कह रहे थे वो मुसलमान है इस वजह से उसको तंग कर रहे हैं, वो मुस्लिम है इसलिए उसके साथ ऐसे कर दिया। तो मैंने कहा भाई वो ड्रग्स भी तो निकली है ना, वो ड्रग भी तो कंज्यूम कर रहा था, वो सब ये कहाँ गया? मैं तो ये कहूंगा ना कि पाकिस्तान के लोगों को ये समझना चाहिए कि जिस शाहरुख खान को वो कह रहे हैं कि वो मुसलमान है, वो शाहरुख खान भारत के लोगों के लिए एक फिल्म स्टार है जिसने एक हिंदू लड़की गौरी से शादी की है। वो शाहरुख खान जिसको करण जौहर ने स्टार बनाया है, वो भी मुसलमान नहीं है। वो शाहरुख खान जिसको इस देश की बहुत बड़ी आबादी, जो जिसमें ज्यादातर निश्चित तौर पर हिंदू हैं, उन्होंने स्टार बनाया। और अभी जिस शाहरुख खान के बेटे के लिए बहुत कलेजा सबका फट रहा है मुसलमान के नाम पर, उसमें जितने लोग थे उनके साथ, अब किसी का नाम मैं नहीं लूंगा, ढेर सारे लड़के लड़कियां थे उसमें। वो जो 8 लड़के लड़कियां थे उसमें 2 को छोड़ के सब हिंदू थे। तो यहां ये सारा मसला जो है, और ये पाकिस्तान की समस्या नहीं है, ये हमारे यहां भी एक नवाब मलिक इतने जिम्मेदार ओहदे पर हैं, वो भी मंत्री हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे मंत्री हैं, वो भी इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देते हैं। तो सवाल ये है कि किसका बच्चा फंस गया, ये आप हिंदू मुसलमान करके देखेंगे। और ड्रग केस में तो बहुत मुश्किल है, किसी के घर का बच्चा फंस जाए तो कितनी उसको मुश्किल होगी। तो उसमें आपको निकालने की जरूरत है, या आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो मुसलमान होकर फंसा दिया गया है, इसको बचा लो किसी भी तरह से। मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा नैरेटिव है और इसमें प्ले वही करता है कि ये कार्ड हम खेलेंगे तो शायद बच जाएंगे, हम कहीं से निकल जाएंगे, एक रास्ता हमें, जिसको हम कहते हैं ना कि एस्केप रूट मिल जाता है, तो उससे बचाने की जरूरत है। तो सर ये अगर अब जैसे हम अभी शाहरुख खान की बात कर रहे हैं, तो सर जबान जो होती है, लैंग्वेज को क्यों हम हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करते हैं कि उर्दू जो है वो मुसलमानों की जबान है और हिंदी जो है वो हिंदुओं की जबान है? अभी मैं कल एक पुरानी फिल्म आ रही थी, कोई टीवी पे देख रही थी, तो अब मेरे ख्याल है 70s या 60s की थी। उसमें हिंदी में भी नाम लिखा हुआ था मूवी का और फिर थोड़ी देर बाद उर्दू में भी लिखा हुआ है, जो अब नहीं हमें नजर आता। ये फर्क कब से हो गया और ये ऐसी बात क्यों होती है? हम लैंग्वेजेस को भी जो है वो मजहब का रंग क्यों दे रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये गंभीर मसला है। और जब हम बात करते हैं कि उर्दू क्या कोई विदेशी जुबान है, तो कम से कम हिंदुस्तानियों के लिए तो ये विदेशी जुबान नहीं है। जब हम कहते हैं कि ये मजहब से जुड़ गई, मुसलमानों से जुड़ गई, तो ये वहां जाकर ठीक है कि बहुत सी जगहों पर ये मुसलमान इसको अपनी भाषा के तौर पर बोलते हैं, लेकिन भारत में इतनी बोलियां और इतनी भाषाएं, वो सब एक दूसरे में इतनी घुली मिली हुई हैं कि कहा भी जाता है कि आप बिना उर्दू के कुछ 2-4 वाक्य बोल के दिखाइए, कुछ सेंटेंसेज आप फॉर्म कर लीजिए। और हम ये तब बात कर रहे हैं जब भारत की, तो मैं तो ये मानता हूं कि भारत में भारतीयों की लड़ाई उर्दू से नहीं, भारत में भारतीयों की लड़ाई किसी भाषा से है ही नहीं। भारत में भारतीयों की लड़ाई अपने आप को पहचानने की है, जिसको हम कहते हैं कि रिक्लेम योर आइडेंटिटी, उसकी है। उसमें आप अगर ये कहते हैं कि उर्दू हमारी भाषा नहीं है, आप
फारसी को कहिए, पश्तो को कहिए, अरबी को कहिए, अंग्रेजी को कहिए, निश्चित समझ में आता है। उर्दू तो इसी जमीन पर पैदा हुई है, हिंदुस्तान की जमीन पर पैदा हुई है, तो इसलिए इसमें मुझे लगता है कि किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ये बात करते जरूर हैं और वो ज्यादा रिएक्शन होता है। मैं ज्यादातर जो ऐसी बहस भारत में देखता हूं उसमें एक्शन से ज्यादा रिएक्शन होता है, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, उस बात पे मुस्लिम अपीजमेंट हुआ तो हम उर्दू को ही कुछ कह देते हैं। लेकिन उनसे पूछ लेना चाहिए भाई कि आप जो भाषा दिन भर बोलते हो उसमें क्या है। वो खुद भी उसको बोल रहे हैं, बरत रहे हैं, सहेज रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव तक तो ठीक है, लेकिन इसका कोई बहुत आगे जाते हुए मैं इसको नहीं देखता हूं। उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है, ये कहीं और जाने वाली नहीं है। इसको किसी मजहब से मुसलमान बोलेगा, हिंदू नहीं बोलेगा, ये नहीं होने वाला। बिल्कुल। और जहां तक मैंने पढ़ा है वो तो सर मिक्सचर है डिफरेंट लैंग्वेजेस का, जिसमें संस्कृत भी है, हिंदी भी शामिल है, अरबिक भी है। तो इसलिए वो ये कहना कि मुसलमानों की जबान है या वो मुझे खुद अजीब सा लगता है। लेकिन सर अभी हमने देखा, मैं आपको एक बड़ी रोचक बात बताता हूँ। ये मैं मतलब भारत से बाहर जो है, और पाकिस्तान तो मैं कभी गया ही नहीं हूँ, तो कभी ईश्वर ने मौका दिया तो जरूर आऊंगा, आना चाहूंगा। लेकिन मैं एक पाकिस्तान के ही व्यक्ति से बाहर कहीं मिला, और हम दोनों जब बात कर रहे थे तो कभी ये नहीं लगा कि हमारी भाषा कौन सी है, हम देवनागरी में लिखते हैं या किस में बात करते हैं। अभी हम आपसे ही बात करते हैं, और तो और मैं बलूचिस्तान के वीडियो तक देखता हूं, वहां जो लोग बात करते हैं तो कई बार मुझे हिंदी में बात करते हुए दिखते हैं। अब इसको मैं ऐसे समझाऊं कि आप भारत में ही अगर आएंगे तो जो ब्रज है, अवधी है, मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, और फिर चलते चले जाइए, फिर जितने मतलब राज्य हैं, क्षेत्र हैं, वहां अलग अलग भाषा बोलते हैं लोग। लेकिन ये जो हिंदी है, जिसमें उर्दू भी मिली हुई है, जिसमें बहुत सी भाषाएं मिली हुई है, ये जो है ये सबको समझ में आती है। तो मुझे लगता है कि इस हिस्से के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, अफगानिस्तान भी बहुत हद तक शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, यहां हिंदी को लेकर, उर्दू को लेकर ऐसी बात करना, ये सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव हो सकता है, किसी के पॉलिटिकल मोटिव पूरे हो सकते हैं। ये कोई जायज बात नहीं है, कोई ढंग की चर्चा नहीं मैं मानता इसको। सर अभी अवैसी साहब ने भी जो है वो पाकिस्तान को कुछ खरी खोटी सुनाई उसी के ऊपर मैच के बाद। तो ये अचानक ये बदलाव क्यों है, और क्या इलेक्शंस आ रहे हैं या क्या वजह है जो इस तरह की बात हमें सुनने को मिली? वरना वो तो हमेशा से ऐसी बात करते हैं जो जिसपे पाकिस्तान को फेवर ही हो रहा होता है। देखिए, इसमें मैं एक बात जरूर कहूंगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब के बहुत से बयान ऐसे हैं, बहुत से ऐसी बातें वो करते हैं जिसमें हमें लगता है कि नहीं, भारत के लिहाज से वो बात ठीक नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कुछ एक उनके हिंदू मुस्लिम के बयानों को छोड़ दें, तो मुझे जब उनके पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की बात आती है तो वो कहीं भी एंटी इंडिया नैरेटिव के साथ नहीं खड़े होते। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मुझे ही नहीं पूरे देश को अच्छा लगा, ये दुनिया को अच्छा लगना चाहिए कि आप जहां हैं वहां की बात तो मजबूती से करें। और उन्होंने जो बात कही है, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के मंत्री महोदय को जरूर सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई आप 50 साल पीछे कम से कम है, आप उसको दुरुस्त कीजिए। आपकी स्थिति है कि आप खुद, उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं उससे बचता हूं आमतौर पर अपनी भाषा में, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आप कटोरा लेकर खड़े हैं और आप हमें बता रहे हैं। बहुत सी चीजें उन्होंने कही। वो एक रैली में बोल रहे थे और उत्तर प्रदेश में थे, तो जाहिर है कि वो टेम्परामेंट कई डिग्री बढ़ गया था, क्योंकि अभी वो यूपी में वो वहां के मुसलमानों का वोट ले रहे हो, कह रहे हैं कि मुसलमान हो तो मुसलमान नेता चुनो, अखिलेश यादव को क्यों चुनते हो। तो निश्चित तौर पर, लेकिन मैं मानता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने आप को भारत के एक गंभीर परिपक्व नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, और तर्क तथ्य के साथ हमेशा वो लैस होते हैं, तो बड़ी उनकी बात लोगों को समझ में आती है। जो उनके विरोधी भी हैं, जो उनको नहीं मानते हैं, वो भी ये मानते हैं कि ओवैसी साहब बात तो सलीके की करते हैं और करीने से करते हैं। बिल्कुल। लेकिन वही सब यहाँ बड़े हैरान हो रहे थे कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा हमने यही देखा है कि वो कुछ हट के बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें वही चक्कर है, पाकिस्तान में लोगों को लगता है कि हर मुसलमान पाकिस्तान की भाषा बोलेगा। ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो 1947 से 2021 हो गया है, और आज तक ये स्थिति नहीं बनी। ठीक है, कुछ छिटपुट लोग हैं, कुछ बातचीत होती है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो लोगों का लोगों से संपर्क है, जैसे मैं आपसे बात कर ही रहा हूं, हम आप नियमित तौर पर बात करते हैं, आप मेरे चैनल पर आती हैं, मैं आपके चैनल पर बात कर रहा हूं, लेकिन जो एक ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता गया, उसमें एक बड़ी भूमिका इसकी भी रही। आपको देश से बात करनी है, या अचानक पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि नहीं हम मुसलमान बात करेंगे, तो फिर पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट कहां हुआ? ये तो फिर आपके मन में कोई एक, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि बहुत दिमाग में कुछ कूड़ा कचरा भरा हुआ है, जिसको आप इस तरह से पेश करते हैं, या एक लबादा उड़ा देते हैं।
तो वो लबादा अब नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, आजकल जिसको कहते हैं कि सिटीजन जर्नलिज्म कर रहा है। कहीं भी कोई पेशावर से खड़ा होगा तो वो बता देगा, कोई यहाँ हमारे यहाँ पटियाला से खड़ा हो जाएगा तो वो बता देगा, या देश दुनिया के किसी हिस्से से वो हकीकत बताता है, सच्चाई बता देता है। तो मुझे लगता है कि ये जो आवरण ओढ़ के करते हैं, और ये बड़ी मुश्किल है, इससे बाहर आना पड़ेगा पाकिस्तान को विशेष करके। कि आप मुसलमान सोचते हैं तो सोचते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी आपके साथ खड़ा हो जाएगा, नहीं खड़ा होगा। उसे खड़ा होना होता तो वो चला गया होता। इसमें कोई बहुत, उस वक्त तो ये सारी गुंजाइश थी, सब कुछ बहुत क्लियर कट था। तो कुछ लोग होंगे जिनकी भावनाएं होती हैं, तो उनको हम भारत के लिहाज से देखेंगे कि उसको कहाँ है, तो उनको उस तरह से डील करेंगे। और हमने डील किया है अभी कश्मीर में, आगरा में और दिल्ली के सीमापुरी में, ऐसे कई लोगों के ऊपर मामले भी दर्ज हुए हैं, क्योंकि ये एक मामला है जहां कोई गुंजाइश नहीं बनती। ये चीज तो खैर सर मैं भी मानती हूँ कि पाकिस्तान बहुत गलत सोचता है या बात करता है जब वो ये समझते हैं कि सारी दुनिया के मुसलमान उनके साथ खड़े हैं, या वो हर एक के साथ जो है वो मजहब लेके और काम करने की बात करने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से फेल है। जी, दुनिया के मुसलमान अगर पाकिस्तान के साथ खड़े होते तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज 53-54 देश हैं, और उसमें कई देश हैं जो बहुत प्रॉस्परस हैं, बहुत समृद्ध हैं, सुखी हैं, जो दुनिया भर में इसलिए जाने जाते हैं कि उनके यहाँ सब कुछ है। लेकिन उनमें से कोई देश पाकिस्तान को अपने साथ खड़ा नहीं रखना चाहता। सिर्फ एक लाइन की बात मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान ये कहता है कि मुसलमान हमारे हैं, मुसलमान देश हमारे, तो ये कोशिश उसने कई बार की। और देखिए उसके साथ भी खड़ा तो कौन खड़ा, वो तुर्की खड़ा, उसके साथ भी खड़ा तो कौन खड़ा, महातिर मोहम्मद खड़े, जहां उनके ही देशों में अब उनके लिए मुश्किल खड़ी हुई। और अभी तो एक बड़ा गजब का संयोग है कि FATF की लिस्ट में वो भी आ गया, तुर्की भी साथ में बैठ गया पाकिस्तान।